नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम धन की वसूली या कर्ज वसूली की बात करेंगे। इसके लिए सिविल सूट या दीवानी मुकदमे को कैसे जरिया बनाया जा सकता है, ये हम आपको बताएंगे। कर्ज वसूली के लिए उचित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में वाद या सूट दाखिल किया जाता है। पूरी प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से संचालित होती है। सूट को उस स्थान पर स्थापित किया जा सकता है जहां प्रतिवादी रहता है, या वो जगह जहां वो व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता हो। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को निर्धारित करने के बाद आर्थिक क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाना आवश्यक होता है। इसके लिए सूट के मूल्य पर विचार किया जाता है। मूल्य के आधार पर फैसला लिया जाता है कि मुकदमा जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। कार्रवाई का कारण बनने की तारीख से 3 साल के भीतर मुकदमा दायर किया जा सकता है। एक वाद या आवेदन के माध्यम से एक सूट की स्थापना की जाती है। वाद मामले के तथ्यों का विवरण करता है और ब्याज के साथ दावा किए जा रही सटीक राशि की जानकारी देता है। ये तो सिविल रिकवरी या कर्ज वसूली से जुड़ी बुनियादी जानकारी हमने आपको बताई। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ नवीन पांडे जी। पांडे जी आपको दीवानी तरीके से धन वसूली के तमाम नियम कायदे कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप भी इस कार्यक्रम में जुड़कर कानूनी राय प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। तो कर्ज वसूली से जुड़ी कानूनी जानकारी आज आपको हम बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आपको ये जानकारी देंगे कि आखिरकार कर्ज वसूली किस तरह से आप इसका पूरा जो कानूनी प्रक्रिया है वो क्या रहती है। तो हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान अधिवक्ता नवीन पांडे जी जुड़ चुके हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं उससे जुड़ा सवाल, जो कि धन वसूली के लिए केस कहां पर दाखिल किया जा सकता है, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। ये धन वसूली के लिए सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन ऑर्डर 4 के तहत प्रावधान किए गए हैं कि धन वसूली के लिए आप वाद किस तरीके से और कहां पर दायर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो होता है ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन, जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हम कहते हैं, है ना, हिंदी में कहें तो क्षेत्राधिकार। तो धन वसूली के लिए मुकदमा उस स्थान पर आप दायर कर सकते हैं जहां पर या तो प्रतिवादी जो है निवास करता हो जी, या फिर जहां पर वो व्यवसाय करता हो या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कोई काम करता हो, या किसी ऐसी जगह पर जहां पर वाद का कारण जो है पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पन्न हुआ हो। इसके आधार पर क्षेत्राधिकार तय किया जाता है कि धन के रिकवरी के लिए आप वाद कहां दायर करेंगे। एक बार ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन आपका डिसाइड हो गया जी, उसके बाद आपको पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन तय करना होता है। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन से मतलब ये हो गया कि कुल रकम कितनी है जो आपको वसूल करनी है। उसके आधार पर भी अलग अलग कोर्ट की अलग अलग लिमिट्स होती हैं जी, है ना, मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं। तो उस लिमिट के आधार पर यह तय किया जाता है कि आपका कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर होगा या फिर आपका केस हाई कोर्ट में दायर किया जाएगा। तो इस तरीके से निर्णय लिया जाता है कि धन वसूली के लिए मुकदमा कहां दायर होगा। ठीक है। रिकवरी सूट की लिमिटेशन पीरियड क्या होती है और कब तक इस पर सुनवाई संभव है, और जो तय अवधि के बाद अगर फिर सुनवाई करनी हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, जहां तक लिमिटेशन का सवाल आता है तो हमारे देश के लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक और जो भी लागू अधिनियम है उनके आधार पर पैसे के रिकवरी के लिए जो टाइम पीरियड है वो आपका 3 साल है। जिस दिन आपका वाद दायर करने के लिए कारण उत्पन्न होता है
उस दिन से लेकर के 3 साल का समय सीमा है। इस समय सीमा के अंदर आपको वाद दायर करना होगा। यदि 3 साल के अंदर आप दायर नहीं कर पाते हैं तो फिर अगर अकारण आपने देरी की फिर तो कोई चांस ही नहीं बनता है जी, है ना। लेकिन यदि आपके पास में कोई ठोस कारण है जिसकी वजह से आप अदालत तक नहीं पहुंच सके, तो ऐसी परिस्थिति में लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 के तहत कॉन्डोनेशन ऑफ डिले या देरी माफी का आवेदन आप लगा सकते हैं। उस आवेदन में आपको एक एक दिन के विलंब को एक्सप्लेन करना होगा कि ऐसे कौन से कारण रहे जिनके वजह से आप कोर्ट तक नहीं पहुंच सके या अपना मुकदमा आप दायर नहीं कर सके। हालांकि अंततोगत्वा ये न्यायाधीश महोदय के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपके द्वारा दिए गए ये इस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। बिल्कुल। और फिर वो निर्णय लेंगे कि जो देरी हुई है उसको माफ किया जाए या नहीं किया जाए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 3 साल तक की ही समय सीमा है धन वसूली के लिए, मुकदमा दायर करने के लिए। ठीक है। माना जाता है कि सिविल रिकवरी के मामले अदालत में लंबे वक्त तक चलते हैं, लेकिन इसमें अगर हम ऑर्डर 37 के तहत जो प्रावधान है वो मामले को तेजी से निपटाने में मदद करती है। इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे नवीन जी। देखिए, आमतौर पर जब हम सिविल सूट फाइल करते हैं तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो आप अपना प्लेंट फाइल करते हैं जिसमें आप सारी बातें लिख करके देते हैं कि किस तरीके से वाद का कारण उत्पन्न हुआ, है ना, कैसे आपने पैसे दिए और प्रतिवादी आपको पैसे लौटाने से मना कर रहा है या नहीं लौटा रहा है, मना भी नहीं कर रहा है पर लौटा भी नहीं रहा है ना। तो ये आपके प्लेंट में ये सारी बातें आ जाती हैं। अब प्लेंट फाइल करने के बाद में प्रतिवादी अपना जवाब दायर करेगा। ठीक है नवीन जी, इसको लेकर आपसे आगे जानकारी लेंगे। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। नमस्कार धर्मेंद्र जी, पूछिए आपका क्या सवाल है, क्या जानकारी चाहते हैं? मैम ये पूछना चाहती हूँ, पैतृक संपत्ति होती है पैतृक संपत्ति से मिलती है जी। एक मिनट धर्मेंद्र जी, तो आपके बारे में जानकारी बहुत कम आ रही है, अगर हो सके तो आप लाउड स्पीकर बंद कर लें। लाउड स्पीकर तो नहीं है मेरा खुल रहा है, मैंने वो आपका टीवी का ही जी बोलिए धर्मेंद्र जी, मैं आपका सवाल। अब स्पष्ट आ रही है आवाज। अब सही आ रही है सर? जी जी जी, पूछें क्या सवाल है आपका? मेरे को ये पैतृक संपत्ति है जी, तो उसके बारे में पूछना है मेरे को। जी, क्या पूछना है उसके बारे में सर? ये हमारे पिताजी और के बंटवारे 1985 में हो गए थे और मेरे ताऊ जी, चाचा जी सब गुजर चुके हैं और उसमें विवाद चल रहा है अभी हमारा। ये पैतृक संपत्ति जैसे बंटवारे के लिए जैसे हिस्सा कहीं पे निकलता है पिताजी का और दूसरी जगह पे भी जी, तो उसके लिए केस डाल सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो लिमिटेशन देखना होगा और आप बता रहे हैं कि 1985 में बंटवारा हुआ था, है ना, तो कुल मिला के 32 साल का फर्क अभी है ना। तो सबसे पहले तो लिमिटेशन देखें। लिमिटेशन के बाद यदि आपके पास पर्याप्त कारण है इस विलंब को एक्सप्लेन करने के लिए कि किन वजहों से ये विलंब हुआ, तो फिर आप कोर्ट में जो है मुकदमा दायर कर सकते हैं, ये स्थापित करते हुए कि आपके पिताजी का हिस्सा वहां भी बनता था पर वो हिस्सा आपको नहीं मिला है या आपके पिताजी को नहीं मिला है ना। लेकिन सबसे पहले आपको लिमिटेशन देखना होगा और उसके वजह को आपको एक्सप्लेन करना होगा कोर्ट के आगे। ठीक है, और कोई सवाल है आपका? ठीक है धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिला होगा। नवीन जी, आपसे हम पूछ रहे थे, इसी को लेकर एक और सवाल भी है कि जो चेक के जरिए धन की रिकवरी मामलों में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है यानी कि NIA है, उसके तहत भी क्या कार्रवाई संभव है? जी बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में चेक के माध्यम से लेन देन बहुत ही आम बात हो चुकी है और क्योंकि चेक के द्वारा लेन देन आम हो चुका है तो चेक बाउंस के केसेस भी जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
अब ऐसी परिस्थिति में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में सेक्शन 138 से लेकर के 142 तक इन सेक्शंस में प्रावधान किया गया है कि यदि आपका किसी के प्रति बकाया है और आपने चेक के द्वारा उसको पेमेंट करने का आश्वासन दिया और चेक जारी कर दिया है और चेक बाउंस हो जाता है, तो जो कर्जदाता है या जिसने आपको पैसे दे रखे हैं, जो वसूल करने वाला है पैसे आपसे, वो आपके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत भी एक मुकदमा दायर कर सकता है संबंधित कोर्ट में और आपसे जो है अपने बकाया पैसों की वसूली कर सकता है। क्या बैंक वगैरह भी सिविल रिकवरी को धन वसूली या लोन वसूली का जरिया बन सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, जब कर्ज चुकाने में किसी करदाता द्वारा काफी विलंब होने लगता है और मान लेते हैं 90 दिन से ज्यादा का विलंब हो जाता है ना, 90 दिन से ज्यादा का विलंब हो जाता है ईएमआई पेमेंट में, तो ऐसी परिस्थिति में जो लोन अकाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है और ऐसी परिस्थिति में बैंक पहले आपको 60 दिन का लीगल नोटिस देगा ताकि आप आकर के पेमेंट कर सकें। यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं 60 दिनों के अंदर, तो ऐसी परिस्थिति में बैंक भी आपके खिलाफ पैसों के रिकवरी के लिए वाद दायर कर सकते हैं। और जी नवीन जी, सरफेसी एक्ट के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। सरफेसी एक्ट क्या है और इसके तहत एक कर्जदार को क्या अधिकार मिल पाते हैं? जी देखिए, सरफेसी एक्ट ये सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एक्ट जी 2002 में पारित हुआ था। ये एक्ट बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण की वसूली के लिए बकायेदारों की आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है ना। जो सबसे पहला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एस्टैब्लिश हुआ था वो भी इसी एक्ट के तहत स्थापित हुआ था। सरफेसी एक्ट के तहत जो उधार लेने वालों के लिए जो अधिकार हैं जी, मुख्य रूप से 4 अधिकार हैं, है ना। पहला अधिकार तो ये है कि जिसने उधार लिया हुआ है वो किसी भी समय बकाया राशि का भुगतान कर सकता है और बिक्री समाप्त होने से पहले अपनी संपत्ति को खोने से बचा सकता है जी। दूसरा, जहां कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर किसी तरह का कोई अवैध कार्य कर रहा है ना, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही के प्रावधान भी इसमें दिए गए हैं। ये दूसरा अधिकार होता है। तीसरा अधिकार है कि यदि रिकवरी ऑफिसर कोई चूक करता है ना, किसी मामले में जो उसको करना चाहिए वो चीज नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में जिसने लोन लिया हुआ है उसको मुआवजा भी मिल सकता है। और चौथा जो अधिकार है वो ये है कि यदि किसी प्रकार की इर्रेगुलरिटी होती है जी, तो उस इर्रेगुलरिटी को दूर करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करके और डीआरटी के समक्ष जाने का भी अधिकार प्राप्त है। ये 4 मुख्य रूप से अधिकार हैं जी। एक कॉलर हमारे साथ सुरेश साहू जुड़े हुए हैं। सुरेश जी नमस्कार, पूछिए आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने एक रिश्तेदार को कार खरीदने के लिए उधारी दिया था पैसा। उन्होंने बोला था कि जल्दी से लौटा दूंगा करके, लेकिन अभी 5 साल करीब हो गया है, पैसा वो लौटा नहीं रहे हैं। अगले महीने दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, ऐसे कह करके वो टालते जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो मेरे को पैसा जल्दी से दे दे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या उपाय हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आप उनको एक लीगल नोटिस दें, है ना, क्योंकि लगातार आपकी बातचीत हो रही है उनसे और वो लगातार टाल रहे हैं, है ना, तो आपका कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन है। तो सबसे पहले आप उन्हें लीगल नोटिस दें और लीगल नोटिस में आप उनसे डिमांड करें कि वो जो भी बकाया राशि है वो आपको तुरंत प्रभाव से वापस करें।
यदि लीगल नोटिस के बाद भी वो आपको पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट में सूट फॉर रिकवरी भी फाइल कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, जो पैसे आपने दिए थे उस समय क्या कोई लिखा पढ़ी भी की थी आपने अपने रिश्तेदार के साथ? कोई एग्रीमेंट बनाया हो या कुछ इस तरीके का चीज, या कोई सिक्योरिटी चेक लिया हुआ हो? सुरेश जी सुन रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ मैं। चेक से मैंने पेमेंट किया है, लेकिन कोई लिखा पढ़ी उसका नहीं हुआ है, क्योंकि वो नजदीकी रिश्तेदार है ना, तो विश्वास पर मैंने दिया था। जी जी जी। तो क्योंकि आपने कोई लिखा पढ़ी नहीं किया हुआ है ना, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप सबसे पहले तो उन्हें लीगल नोटिस दें और लीगल नोटिस के थ्रू आप डिमांड करें, और यदि लीगल नोटिस के बावजूद वो आपको पेमेंट नहीं करते हैं तो आप कोर्ट में सूट फॉर रिकवरी फाइल करें। ठीक है, बिल्कुल। नवीन जी, आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में। बात अब कर लेते हैं धन की वसूली के लिए जो कानूनी नोटिस है वो क्या होता है, वो किस तरह से कानूनी नोटिस आता है किसी के पास? देखिए, कानूनी नोटिस जो होता है ये एक औपचारिक सूचना होती है ना। ये इसको एक औपचारिक मांग भी कह सकते हैं, जो कि हम सामने वाली प्रतिवादी को देते हैं, और इसके तहत हम प्रतिवादी से मांग करते हैं कि आपने जो हमसे पैसे ले रखे हैं और वो आप नहीं चुका रहे हैं, आप उसको तत्काल प्रभाव से वापस करें जी। यदि उसके बावजूद भी प्रतिवादी सुनवाई नहीं करता और पैसे वापस नहीं करता, तो फिर आपके लिए रास्ते आगे की कार्रवाई के लिए खुल जाते हैं। तो अगर मूल रूप से समझे तो ये एक शुरुआत है ना, एक औपचारिक शुरुआत है जहां पर आप मांग अपनी रखते हैं। ये लीगल नोटिस। ठीक है, बिल्कुल। नवीन पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़कर आपने तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।